एक फंक्शन एफ एक्स को लिख दूं, है ना, और यहाँ एक फंक्शन ले लूं जी एक्स, यहाँ एक फंक्शन ले लूं अगर मैं जी एक्स, एरिया बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। डिटेल में अगर बात करें, एरिया बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक, इन दोनों फंक्शंस ने जो एरिया बाउंड किया है, आप इस एरिया की वैल्यू जो है वो बता दें। तो ये जो गुलाबी वाला ग्राफ है, आप सहमत हैं कि ये गुलाबी वाला ग्राफ ln x के होल स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट ग्राफ है। एक्स स्क्वायर बाय 4b, इसको y की जगह पे फिट कर रहा हूं। तो जब ऊपर वाले जब लिमिट फिट कर रहे होंगे तो कितना इंटरेस्टिंग देखो यहाँ पे हो रहा है। इसको जैसे ही यहाँ फिट करोगे तो ये जो 3 है 3 से कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंट केसेस में एरिया कैसे निकालते हैं अपन, अभी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की समझ हो गई है, तो डेफिनेट एरिया है ये पता लग गया है ना। बट डेफिनेट को किस तरीके से ब्यूटीफुली एरिया निकालने में इस्तेमाल करना है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे एरिया निकालना है, वो बातें भी अभी सीखनी होंगी, ठीक है ना। तो डिटेल में अपन सीखेंगे। चैप्टर का नाम है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है ना, एरिया अंडर द ग्राफ। यहां पे ध्यान से अगर तुम नोटिस करोगे तो मैंने एरिया अंडर द फंक्शन नहीं लिखा, एरिया अंडर द ग्राफ लिखा है। और जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ, वो फंक्शंस का तो बनता ही है, अगर कोई रिलेशन भी हो तो उसका भी ग्राफ बनता है ना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये एक्स और वाई में एक रिलेशन है, सर्कल है, तो एरिया तो इस सर्कल का भी बाउंडेड एरिया तो निकलता ही है। हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रूव भी किया था, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां इस चैप्टर में हमें कुछ कर्व तो ऐसे दिए जाएंगे जो फंक्शंस हैं, और कुछ कर्व ऐसे भी दिए जाएंगे जो फंक्शंस नहीं हैं। दोनों के एरिया को ही डील करना होगा हमको इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये चैप्टर अपने को बहुत ही अच्छे से करना है तो अपने को 2 काम आने चाहिए। एक तो अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता होगा तो एरिया फिर कैसे निकालोगे आप। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम तो है एरिया। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए। अगर अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है और कर्व ट्रेसिंग आता है तो चैप्टर एकदम मस्त हो जाएगा। कर्व ट्रेसिंग से पता चल जाएगा एरिया कौन सा निकालना है, और निकलेगा कैसे, डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकल जाएगा, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं हम सबसे पहली और फंडामेंटल थ्योरम के साथ, जो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, हिस्ट्री बता चुका हूं, फंडामेंटल बात बता चुका हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन ही एक तरीके का एरिया है, ठीक है। तो बस आपको शुरुआत कर रहे हैं अपन उन्हीं बातों से जो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताई गई हैं। अब थोड़ा स्पेसिफिकली मैं एरिया पे फोकस कर रहा हूं, 2 डायग्राम बना रहा हूं, है ना। अगर आपको ये बात समझ आ गई, समझ आ चुकी है, तो बेसिक तो क्लियर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन एफ एक्स को लिख दूं, है ना, और यहाँ एक फंक्शन ले लूं जी एक्स, यहाँ एक फंक्शन ले लूं अगर मैं जी एक्स, और मुझको इस केस में x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक का x एक्सिस और f एक्स के बीच में ये जो एरिया है, ये एरिया मेरे को निकालना है ना, ये वाला एरिया निकालना है ना। एक केस में फंक्शन x एक्सिस से ऊपर है और दूसरे केस में फंक्शन जो है मेरा x एक्सिस से नीचे है। यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है ये x एक्सिस से नीचे है, और इस केस में मैं इस वाले एरिया को निकालने में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। तो यहां पे जो एरिया है, एरिया बाउंडेड बाय
ये पूरी डिटेल में लिख रहा हूं। एरिया बाउंडेड बाय, देखो एरिया तो बाउंडेड होगा तब निकलता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने ये भी बताया था कि कुछ कर्व ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोट जैसे बन रही हो तब भी एरिया फाइनाइट आ जाता है ना। वो वापस से डिस्कशन यहाँ पे भी करेंगे अपन, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड होना चाहिए तभी फाइनाइट आएगा। तो एरिया बाउंडेड बाय यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है और x एक्सिस है। इन दो का काफी मेन रोल है ना। एफ एक्स और x एक्सिस का मेन रोल है। लिमिट लगेंगी x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, तो दो इन लाइंस का भी रोल है। तो ये जो एरिया बाउंड हुआ है ये एफ एक्स ने, x एक्सिस ने, x इक्वल टू ए ने और x इक्वल टू बी ने इस एरिया को बाउंड किया है। क्लियर है ना। और ये जो एरिया है ये कितना होगा हमारा, इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स। अगर हम ये एरिया निकालना चाहते हैं तो हम इस अगर इंटीग्रेशन को निकाल दें तो समझ लो एरिया हमारा निकल जाएगा। क्लियर है ना एकदम। तो एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी इज गिवन बाय दिस इंटीग्रेशन। ठीक है। सेम यहां पे अगर बात करूं मैं कि जी आप मुझे बताएं एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। तो क्या आंसर आएगा, अब एरिया कितना होगा है जी। देखो इस केस में जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये तो नेगेटिव आंसर देगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स, यहां पे मेरा एफ एक्स तो पॉजिटिव था मगर जो मेरा जी एक्स है यहाँ पे जी एक्स मेरा नेगेटिव है। भाई नेगेटिव फंक्शन का तो इंटीग्रेशन नेगेटिव ही आएगा ना। दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, अगर इसके आगे एक और नेगेटिव लगा दे तो अब ये पॉजिटिव हो गई है, अब ये एरिया बन गई है। एक्स एक्सिस से ऊपर ये वाली क्वांटिटी एरिया है, एक्स एक्सिस से नीचे अगर फंक्शन है तो ये वाली क्वांटिटी एरिया है। ये दो फंडामेंटल बात समझ में आ गई तो बहुत कुछ समझ में आ गया। ठीक है। इसको देख के लोग बोलते हैं अरे नेगेटिव एरिया आ गया। नेगेटिव नहीं है, एरिया पॉजिटिव है। ये क्वांटिटी नेगेटिव थी इसलिए माइनस लगा के पॉजिटिव बनाया, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। एरिया जो है ना, एरिया क्वांटिटी, ये बिल्कुल यहां पे लिख देता हूं, एरिया इज ऑलवेज, एरिया मस्ट बी ऑलवेज, एरिया मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। इस बात में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स में जो आपने एरिया वेक्टर और वो सारी कहानी सीखी हैं उनका अलग रोल था, वो अलग बातें थी, उनको इसके साथ नहीं सोचना है, मिक्स नहीं करना है। गोस थ्योरम वगैरह में जो चीजें सीखी तुम लोगों ने, ठीक है। एक और धारणा है लोगों की जो बहुत ही गलत धारणा है, इन दोनों डायग्राम को देख करके ऐसे ही बोल देते हैं कुछ लोग कि एक्स एक्सिस से ऊपर फंक्शन है तो एरिया पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस से नीचे फंक्शन है तो एरिया नेगेटिव होता है। ये तो बहुत ही खराब बात है। चाहे फंक्शन एक्स एक्सिस से ऊपर हो चाहे एक्स एक्सिस से नीचे हो, एरिया तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है भाई। साइन बदलता है इंटीग्रेशन, एरिया साइन नहीं बदलता। ये बात क्लियर है ना अपने को। साइन बदलेगा इंटीग्रेशन, वो साइन बदलेगा तो हम भी बदल देंगे। इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव बना देंगे, बोलेंगे अब एरिया बन गया। इंटीग्रेशन पॉजिटिव है तो हम क्या बोल देंगे कि एरिया ही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया ही होगा अगर फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो, और डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया नहीं होगा अगर फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे है तो। मगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में साइन का बदलाव करके उसको एरिया बनाया जा सकता है। सीधी बातें हैं ये, ठीक है। तो ये फंडामेंटल बात है, लिख लो जरा इसको। तो
इसको तो नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब एकदम बड़ा अच्छी शुरुआत हो गई हमारी। एरिया पे तो हमने क्वेश्चन भी कर रखे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो एरिया में अपन बच्चे तो है नहीं, है ना। ये भाई दो बातें जो है ना, पहले पॉइंट के तहत ये दो बातें एकदम समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ने जो एरिया निकाला है दैट इज बाउंडेड बाय एफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है जी, बढ़िया बात है एकदम। काफी अच्छे अच्छे कर्व देखने को मिलेंगे आपको, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ना, तो इस चैप्टर में अच्छे अच्छे कर्व देखने को मिलेंगे अपने को, ठीक है। चले आगे। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अगर अपने को सिचुएशन कुछ यूं दे रखी हो कि एक कर्व है, गुलाबी कर्व, कुछ यूं करके ऐसा, y इक्वल टू एफ एक्स, और किसी का इंटरेस्ट हो जाए मान लो इसके अंदर, ये x इक्वल टू ए है, यहाँ पे ये जो है x इक्वल टू बी है, और इस कंबाइंड एरिया में इंटरेस्ट हो या फिर इंडिविजुअल एरियाज में इंटरेस्ट हो, दोनों निकाले जा सकते हैं। तो कंबाइंड एरिया की अगर बात करें, अगर अपन यहां बात करते हैं कि एरिया निकालना है अपने को, एरिया बाउंडेड बाय, एक तो y इक्वल टू एफ एक्स, अपनी x एक्सिस, अपना x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, यही है वो चार दुष्ट जो एरिया एनक्लोज करते हैं, ठीक है। अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, एरिया बाउंडेड बाय, एरिया एनक्लोज्ड बाय, ठीक है, एरिया मेड बाय दीज कर्व्स, तो ये अलग अलग शब्दावली है, आप समझ जाना एरिया की बात हो रही है। तो एक बात साफ है कि अगर अपने को ये एरिया निकालना है तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, नीचे वाले एरिया का अलग कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाले एरिया का अलग कॉन्सेप्ट है, तो दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स। और नीचे वाला एरिया निकालना है तो आपको इस बिंदु को निकालने की जरूरत महसूस होगी, तो पहले हमें ये बिंदु निकालना होगा, तो हमको एफ एक्स इक्वल टू जीरो करके, एफ एक्स इक्वल टू जीरो करके फाइंड रूट्स, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, और ए और बी के बीच वाला रूट पिक करना पड़ेगा, जो रूट ए और बी के बीच वाला है वो पिक करना पड़ेगा। रूट का मतलब ये सी निकालना पड़ेगा अपने को, मेरा इंटरेस्ट तो सी में है, तो रूट्स में भी बाकी रूट्स में इंटरेस्ट नहीं है मेरा, ये बाद में काट रहा, उससे क्या लेना देना अपने को। एफ एक्स इक्वल टू जीरो करा और आपने सी की वैल्यू निकाल ली, फाइंड सी, सी निकल गया, तो अब एकदम स्ट्रेटजी क्लियर है कि अगर मैं नीचे वाला एरिया निकालना चाहता हूं तो वो एरिया मिलेगा मेरे को माइनस ए से सी एफ एक्स डी एक्स, और मैं ऊपर वाला एरिया निकालना चाहता हूं तो वो मिलेगा मेरे को सी से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स, है ना भाई। नीचे वाले एरिया का कॉन्सेप्ट ये है और ऊपर वाले एरिया का कॉन्सेप्ट ये है, दोनों एरिया को जोड़ दोगे तो कंबाइंड एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये अपने को क्लियर है एकदम, तो इस फंक्शन ने कितना ही डांस किया हो, चाहे यूं 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 करके अपन इजीली बता सकते हैं कि बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, बता सकते हैं ना अपन। तो ये वाला क्लियर हो गया, लिखो जरा इस प्रॉपर्टी को एकदम, ठीक है ना, ये बात एकदम समझ में आ गई। सेकंड वाला पॉइंट, अच्छा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में इंटरेस्टिंग बात है नोट करने वाली कि हमने जो एरिया निकाला है वो एरिया निकाला है फंक्शन एक्स एक्सिस x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी द्वारा बाउंडेड एरिया, ठीक है। ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि सीधा ए से भी इंटीग्रेट कर दो, ये गलती करते ही तो भाई आंसर कम आएगा आपका, एक्चुअल आंसर से कम आंसर मिलेगा आपको। डन। तो हम यहां पे समझ रहे थे एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस एक तरीके से,
हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस सीखा था, ठीक है, सीख लिया, अच्छी बात है। एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस हमने सीखा है ना। इस वाले पॉइंट में भी हमने एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस सीखा है, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। और ये वाले पॉइंट में भी अपन ने एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस सीखा है, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। हम अभी y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड एरिया निकाल रहे हैं थर्ड वाले पॉइंट में। थर्ड वाले पॉइंट में मेरा जो इंटरेस्ट है वो कुछ ऐसा है कि भाई एक फंक्शन ले लो आप, एक फंक्शन ले लिया इस तरीके का, ये एक फंक्शन ले लिया मैंने, ठीक है ना, एफ एक्स, और यहां पे इस फंक्शन का जो पोर्शन है, कौन से वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन ने y एक्सिस के ऊपर जो एरिया प्रोजेक्ट किया है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस एरिया में अगर हो जाए, मेरा इंटरेस्ट अगर इस एरिया में हो जाए तो मजा आ जाए। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है ना, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया किसने बाउंड किया है भाई, x इक्वल टू ए अगर पता है आपको तो y की वैल्यू भी पता चल गई आपको, f ऑफ a और f ऑफ b पता चल गई आपको। अगर x a और x b पता है तो y की वैल्यू f ऑफ a और f ऑफ b पता चल गई। तो आप जानना चाह रहे हो इस फंक्शन के साथ y एक्सिस और y इक्वल टू एफ ए और y इक्वल टू एफ बी ने जो एरिया बाउंड किया है, वो हम क्या जानना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय, डिटेल में अगर बात करें, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, y एक्सिस, x इक्वल टू ए नहीं बोलेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ ए बोलेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ ए, y इक्वल टू एफ ऑफ बी। हम तो ये वाला एरिया जानना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको आराम से लिखेंगे, यहां लिखेंगे इसको, है ना, यहां लिखेंगे, ये एरिया जानना चाह रहे हैं अपन। तो किसी समझदार ने कहा कि भैया एक रेक्टेंगल बन रही है, इस रेक्टेंगल का टोटल एरिया है b इंटू एफ बी, इस रेक्टेंगल का टोटल एरिया है b इंटू एफ बी। अगर इस रेक्टेंगल के टोटल एरिया में से ये खाली और ये खाली घटा दोगे तो ये बच जाएगा, b इंटू एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए, है ना, ये माइनस हो गया a इंटू एफ ए, और ये माइनस करना अपने को आता है a से b एफ एक्स डी एक्स। ये हो गया आंसर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, वेरी सिंपल, वेरी कॉन्सेप्चुअल। कि मैं देखो डायग्राम इतना मस्त बना है, इस रेक्टेंगल में से इसका एरिया माइनस कर दो और ये वाला माइनस कर दो, ये वाला निकल के आ जाएगा जो आप निकालना चाहते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शन ने जो y एक्सिस पे एरिया प्रोजेक्ट किया है वो निकल के आ गया, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस। अब इसमें एक मस्त बात बची हुई है जो आपको समझानी है, वो अगर अपने को समझ में आ गई तो काम बन जाएगा। ये एक तरीका है इस एरिया को लिखने का, ठीक है। अब किसी ने कहा कि ये y इक्वल टू एफ एक्स है, आप इस फंक्शन को दूसरे नजरिए से देखिए, आप इस फंक्शन को x इक्वल टू एफ इनवर्स y के नजरिए से देखिए। मैंने कहा देख लेते हैं सर। उसने कहा कि x इक्वल टू एफ इनवर्स y के नजरिए से आप देखोगे तो अब ये फंक्शन क्या बन गया, ये एफ इनवर्स y बन गया। तो आप इसको, इस फंक्शन को, या फिर g ऑफ y बोल सकते हो इसको, जो भी आप बोलना चाहो। तो कहा कि अगर आप एफ इनवर्स y को
एफ इनवर्स वाई को एफ ए से एफ बी अगर इंटीग्रेट कर दो आप, सीधा ही आंसर आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। एफ ए से एफ बी इंटीग्रेट कर दो आप, आंसर ले लो। सहमत हो इस बात से आप लोग? अरे सहमत हैं इस बात से अपन? ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर एफ एक्स को एक्स इक्वल टू ए से भी इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स एक्सिस भी प्रोजेक्टेड मिलता है, तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में और y की लिमिट के साथ इंटीग्रेट करोगे तो y एक्सिस भी प्रोजेक्टेड मिल जाएगा विद सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट। अरे समझ में आ रही है? अब किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि एरिया जो है या डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो y है ये डमी वेरिएबल होता है। तो अगर कोई भाई यहाँ पे x भी लिख दे तो कोई टेंशन नहीं लेनी अपने को। यहाँ पे अगर कोई x लिख दे तो ये मत टेंशन लेना कि अरे एफ एक्स के बाद ये एफ इनवर्स एक्स क्यों लिख दिया, इसका कारण समझना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अभी के लिए तो चलो यहाँ पे y लिख देता हूं मैं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, देखने में कम से कम अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्चुअली आप समझ जाना। यहाँ y लिख दो, t लिख दो, x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन है भैया ये। तो यहां से दो बातें कंक्लूड होती हैं, एक तो ये कि आप एरिया ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा ये एरिया ऐसे निकाल सकते हो। कई बार एग्जामिनर बड़ा बदतमीज होता है, वो इतना डिफिकल्ट फंक्शन दे देता है कि उसका इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, मगर उसके इनवर्स का इंटीग्रेट करना बड़ा आसान होता है। तो जब फंक्शन का इंटीग्रेशन मुश्किल है, इनवर्स आसान है, तो इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन। इसका इंटीग्रेशन मुश्किल है, ये आसान है, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे अपन। और कई बार पूछ लेता है कि बताओ ये किसके बराबर होगा, तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये क्वांटिटी इसके बराबर होगी, लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, लिख लो सारी बातों को, सारी बातों को लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इनवर्स फंक्शन का भी थोड़ा आपको फ्लेवर देखने को मिला है, ठीक है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस अपन ने देखा यहाँ पे है, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर जो कैद हो रखी है दो बातें हैं, दे आर हाईली 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 इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। जितने भी मैं ये पॉइंट्स लिख रहा हूं, पूरा चैप्टर इन पॉइंट्स से ही बना हुआ है। अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए और जो प्रॉब्लम्स मैं करवा रहा हूं वो प्रॉब्लम्स अपने को अच्छे से समझ में आ गए, तो इस चैप्टर में आप एकदम मास्टर हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, हर पॉइंट में कुछ कॉन्सेप्ट कैद हैं, तो इसलिए हर पॉइंट को बहुत ध्यान से देखें। कई बार अपना जो इंटरेस्ट है वो कुछ ऐसा रहता है, अपना इंटरेस्ट कई बार कुछ ऐसा रहता है कि एक फंक्शन है, मान लो एफ एक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर एक फंक्शन है एफ एक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर है मगर एफ एक्स के नीचे है, ठीक है। और एग्जामिनर पूछ लेता है कि इन दोनों फंक्शन ने बीच में कितना एरिया बाउंड किया फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। ये सवाल पूछ लेता है कि यार ये वाला एरिया बताइए। इस एरिया में कई बार इंटरेस्ट आ जाता है एग्जामिनर का, तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे भाई। ये वाला एरिया तो बड़ा सिंपल है, आप ये वाला एरिया निकालना जानते हो इंटीग्रेशन से, और ये वाला एरिया निकालना जानते हो इंटीग्रेशन से, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो आप, वेरी सिंपल। तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करो जीरो, सॉरी ए से बी, और ए से बी आप जी एक्स को इंटीग्रेट करो और निकाल लो एरिया बाउंडेड जो आपको चाहिए था, एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स। अब यहां एक्स एक्सिस का रोल हट गया, एफ एक्स जी एक्स एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी का रोल आ गया है। आई होप बात समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, ऐसे ध्यान रखता हूं
कि ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन और इंटीग्रेट कर दो ए से बी। ठीक है जी। डायग्राम में ये ऑब्जर्व कर लो कि ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, सिंपल फंडा है, माइनस नीचे वाला फंक्शन और इंटीग्रेट कर दो ए से बी, है ना, नीचे वाला फंक्शन। ठीक है। अभी जरा और कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप इसको नोट करना बात को। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक दूसरा डायग्राम यहां बनाया जिसमें एफ एक्स जो है वो है तो जी एक्स से ऊपर। देखो ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। एफ एक्स जी एक्स से ऊपर है। जिस प्रकार से एफ एक्स जी एक्स से ऊपर यहां था, उसी प्रकार से एफ एक्स जी एक्स से अब की बार भी ऊपर है। मगर दोनों एक्स एक्सिस से ऊपर लेने के बजाय मैंने एक्स एक्सिस से नीचे ले लिए। ठीक है। और सवाल आपसे वही पूछ लिया कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक इन दोनों फंक्शंस ने जो एरिया बाउंड किया है, आप इस एरिया की वैल्यू जो है वो बता दें, इस वाले एरिया की वैल्यू। तो कैसे बताई जाएगी? ये बड़े वाला एरिया माइनस छोटे वाला एरिया। तो बड़े वाला एरिया माइनस छोटे वाला एरिया, बताओ क्या होगा? ये जो बड़े वाला एरिया होगा, इंटीग्रेशन ए से बी जी एक्स के आगे माइनस साइन लगा दें, और माइनस छोटे वाला एरिया कितना है? इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और एक माइनस और लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या आ रही है, ये भी वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन। तो ये फंडा बड़ा मस्त है। सिचुएशन चाहे ऐसी हो, फंडा दोनों जगह सेम लग रहा है। ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, बस कर दो आप, मजा आ जाएगा। ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, ठीक है ना, नीचे वाला फंक्शन। ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। क्लियर है जी एकदम? ठीक है। एक और केस यहां पे देखते हैं अपन, एक और केस देखते हैं। कुछ यूं लेते हैं बात को, एक फंक्शन जो है ना, एक फंक्शन लेते हैं कुछ यूं, ये लो आप, एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स कुछ यूं। दूसरा फंक्शन ये लो y इक्वल टू जी एक्स। एफ एक्स आधा नीचे आधा ऊपर, जी एक्स आधा नीचे आधा ऊपर, मगर जी एक्स है एफ एक्स के नीचे। तो ये तो जनरलाइज कर दिया बिल्कुल एकदम मैंने, ऊपर नीचे का सारा कॉम्बिनेशन आ गया इसके अंदर। तो मेरा जो इंटरेस्ट हो रहा है वो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में ये जो एरिया बाउंड हुआ है, ये वाला एरिया, इस एरिया में अपना इंटरेस्ट है पूरा एकदम। तो कैसे निकाला जाए ये एरिया? कुछ टिप्पणी दोगे?
अच्छा, आप कह रहे हो पहले पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट निकाल लिया तो इस पॉइंट तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करोगे, इस पॉइंट के बाद भी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करोगे, इन दोनों के बीच में भी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ही करना पड़ेगा आपको। मान लो ये पॉइंट निकल गए आपके, सी और डी निकल गए, तो आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? दिस एरिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एरिया प्लस दिस एरिया। तो ऊपर वाला कितना है एरिया? ऊपर वाला है एफ एक्स सी से डी, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला कितना है? माइनस जी एक्स। तो वही हो गया लास्ट में, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो चाहे ये पोर्शन जब दोनों नीचे हो, चाहे ये पोर्शन जब दोनों ऊपर हो, चाहे ये पोर्शन जब एक ऊपर एक नीचे हो, करना वही है, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन। तो यहां से ये कंक्लूजन मैं निकाल रहा हूं कि इन एवरी केस चाहे फंक्शन एक्स के ऊपर हो नीचे हो, यहां बात पकड़नी है, दो फंक्शन के बीच में जब एरिया बाउंडेड निकालना हो तो बात यह पकड़नी है कि ऊपर कौन सा फंक्शन है, नीचे कौन सा फंक्शन है, ना कि इस बात पे गौर करना कि एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे वाली कहानी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है यहां पे। समझ में आ रही है? दो फंक्शन के बीच में बाउंडेड एरिया की जब बात कर रहे हैं तो यही देखना है कि ऊपर कौन सा और नीचे कौन सा। तो यहां पे जो एरिया बाउंडेड है, यहां पे भी जो एरिया बाउंडेड है, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू जी एक्स, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b is simply fx माइनस gx dx। ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन। मेरी इस बात को अगर आप याद रख लोगे, फाइनल पेपर में क्या पता इसी से सवाल आ जाए। नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, लिख लो भाई इन बातों को। आई होप ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। यहां हमने बात करी है इस पॉइंट में एरिया बाउंडेड बिटवीन टू फंक्शंस, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू फंक्शंस की बात की है ना? लिख लें जरा, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू फंक्शंस की बात की है, टू कर्व्स की बात की इनफैक्ट। ठीक, डन। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू फंक्शंस अपना क्लियर है। क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कौन करके दिखाएगी इसको। एक प्रॉब्लम करते हैं, है ना? बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स, बिटवीन द कर्व्स। पहला कर्व है y इक्वल टू एल एन एक्स और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू एल एन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्लियर है कि जी डायग्राम बनाने आने चाहिए इनके, है ना? तो कर्व ट्रेसिंग वापस आ चुकी है मैदान में, ठीक है? तो कर्व ट्रेसिंग भी अपने को करनी होगी, कर्व ट्रेसिंग की बातें वापस इमेजिन करनी होंगी और फिर इंटीग्रेशन करना होगा और एरिया निकलेगा। अच्छा, एरिया वाले इस चैप्टर में मैं लल्लू क्वेश्चन नहीं कराने वाला तुमको। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल सिंपल, 2-3 क्वेश्चन तुम कर लोगे तो सारे वैसे ही हो जाएंगे वो सॉल्व, ठीक है? तो अपन ढंग के प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। बड़े सुंदर सुंदर ग्राफ बनाए हैं। चलो देखते हैं जरा, ग्राफ बनाते हैं भाई, है ना?
तो एक तो ग्राफ है हमारा ln x का ग्राफ, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर करना है। इनको थोड़ा सा भी अगर आप देखोगे तो इन दोनों की डोमेन बिल्कुल सेम है, ये भी एक्स पॉजिटिव, ये भी एक्स पॉजिटिव। ln x का ग्राफ अपन जानते हैं, ये हो गया ln x का ग्राफ। अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो दो नंबर ऐसे हैं 0 और 1 जिनका स्क्वायर वही रहता है। उसके अलावा दुनिया में कोई और नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर वही रहे। तो अच्छा, यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आउटपुट का स्क्वायर हो रहा है। तो जब आउटपुट 0 रहा है उसका स्क्वायर करोगे तो वही रहेगा, और जब आउटपुट 1 रहा था, आउटपुट जब 1 रहा था, ये है y इक्वल टू 1 वाली लाइन। फेंक फेंक के मारो पेन को और अच्छे से, तब जाके ज्यादा मजा आएगा। तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन, आउटपुट 1 रहा है तो स्क्वायर करने पे 1 आएगा, और 0 रहा है तो स्क्वायर करने पे 0 आएगा, ठीक है। तो ये वाला कर्व इन दो बिंदुओं से पक्का पास होगा। जब आउटपुट 0 और 1 के बीच में रहा है तो स्क्वायर करने पे छोटा होता है, और आउटपुट 1 से बड़ा रहा है तो स्क्वायर करने पे बड़ा होता है, और जब आउटपुट नेगेटिव था तो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हुआ होगा। तो ये जो गुलाबी वाला ग्राफ है, आप सहमत हैं कि ये गुलाबी वाला ग्राफ ln x के होल स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट ग्राफ है। कर्वेचर कैसा है, ये यूं है कि यूं है, अपने को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कर्वेचर कैसा है। अपने को तो इस बात में इंटरेस्ट था नीचे से है कि ऊपर से है, वो इंटरेस्ट एरिया है अपना, और वो मैंने यहां पता कर लिया। और ये दो बिंदुओं में अपना इंटरेस्ट है, कहां से कहां इंटीग्रेट करें भाई इनको। तो ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु है अपना x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे दोनों 0 हो रहे हैं। और ये जो बिंदु है ये x इक्वल टू ई है, क्योंकि ई पे दोनों 1 हो रहे हैं। तो हमसे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया के बारे में पूछताछ की गई है, क्योंकि एरिया एनक्लोज्ड तो यही है, और तो कोई एरिया ही नहीं है। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है ये है एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है। डायग्राम बना लिए हैं, एरिया समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। सो एरिया एनक्लोज्ड जो है वो हो गया 1 से लेकर के ई, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, ऐसा कर दिया, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, ठीक है। अब जो है अपन क्या करेंगे, अब अपन इंटीग्रेट करेंगे जी। अच्छा, इंटीग्रेशन के लिए तो बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, अभी करेंगे बाय पार्ट्स का इस्तेमाल, है ना। तो ln स्क्वायर एक्स को पकड़ लिया मैंने एक बार, ln स्क्वायर एक्स को जब हम पकड़ लेंगे तो ये हमारा है फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा है सेकंड फंक्शन। तो फर्दर मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ कि 1 से लेकर के ई, ये मैंने 1 मिनट के लिए ऐसे ही रखा, माइनस, है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। 1 से लेकर के ई यहाँ पे है, और 1 से लेकर के ई यहाँ पे लिमिट है। तो ये बेसिकली 2 ln x बन रहा है। मैंने इसी वजह से इसको सोल्व नहीं किया, मैंने कहा इकट्ठा बनने के बाद कर लेंगे। ln x और माइनस 2 ln x, ये हो गया आपका माइनस ln x, और 1 से लेकर के ई तक की इसकी लिमिट है। अब मैं यहाँ 1 लिख करके फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड फंक्शन इसको लिखते हुए सोल्व कर सकता हूं। और माइनस में यहां देखने को मिल रहा है ई करूंगा तो ये 1 हो गया, दिस इज ई, माइनस 1 पुट करते ही ये 0 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पे भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये नेगेटिव क्यों आंसर आ रहा है, ln x माइनस ln स्क्वायर x, इसमें एक्चुअली क्या है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और एक 3 आएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ 2 और एक 3 आएगा ना, 3, 2 और एक 3 आएगा, यस।
तो चलो ठीक है, अब कर लेते हैं इसको फर्दर सोल्व। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसा कुछ सीन हो गया। यहाँ पे 1 से ई अपने को फिट करना है, 1 से ई अपने को फिट करना है। जो भी आंसर आए देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है ना, 3 से इसको अपने को मल्टीप्लाई कर देना है, ये 3, ठीक है जी। और माइनस में हमारा ई भी लिखा हुआ है, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई यहां रखने पे ये 1 हो गया, ये ई हो गया, और 1 रखने पे 0 हो गया, तो ये ई बन गई, ये वाली चीज ई, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ये बन गया ई माइनस, इसका आंसर आ गया ई माइनस 1, है ना। और ई माइनस 1 के आगे माइनस है तो 1 माइनस ई, है ना, 1 माइनस ई, ठीक है। तो 1 माइनस ई, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 3 ई, और 1 माइनस ई यहाँ है, ये कैंसिल होकर के 3 माइनस ई इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 3 माइनस ई, पॉजिटिव आ रहा है, आना चाहिए था। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो था वो इन दोनों कर्व का आइडिया लेना था कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनके जो ग्राफ बन रहे होंगे वो कैसे बन रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इंटीग्रेशन तो बाय पार्ट्स का गेम है, फिर आगे भाई लोग का इंटीग्रेशन तो बाय पार्ट्स से ही करते हैं अपन, तो मैंने बाय पार्ट्स लगाया और इसको सोल्व कर दिया है, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन भी मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, करेक्ट। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय, यार ये वाला क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा सब लोग कर दें। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोलाज, द पैराबोलाज y square equal to 4ax and x square equal to 4by। ये दो पैराबोलाज हैं, इन्होंने आपस में जो एरिया बाउंड किया है उस एरिया की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। पहला स्टेप डायग्राम बनाना, दूसरा स्टेप उस एरिया को समझना वो कौन सा एरिया है, किस लिमिट में है, तीसरा स्टेप इंटीग्रेशन लिखना और इंटीग्रेट कर देना। क्लियर है ना एकदम, ठीक है जी। तो स्टेप्स एकदम क्लियर हैं, है ना, फिर भी लिख दे रहा हूं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द कर्व्स, ट्रेस द कर्व्स, ठीक है ना। कर्व जो है उनको ट्रेस करो आप, ट्रेस द कर्व्स। स्टेप नंबर 2, identify the required area, identify the required area, and the limits। Step number 3, write the integration, write the integration and solve। ये 3 स्टेप की प्रॉब्लम है, हर क्वेश्चन जो है वो 3 स्टेप का प्रॉब्लम है। अगर आपको ये 3 स्टेप क्लियर हैं तो आप जो है एरिया का प्रॉब्लम कर सकते हो।
भाई देखो, अच्छा, ट्रेस द कर्व्स और उसके साथ उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ती है ना, एंड फाइंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ट्रेस द कर्व, फाइंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं भाई, है ना। फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ते हैं अपने को। तो अगर हम यहाँ पे कर्व ट्रेस कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ऐसा होता है, ये हमने बना लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, यार पैराबोला तो कम से कम ट्रेस करना आना ही चाहिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, एक्स में क्वाड्रेटिक हो तो वर्टिकल पैराबोला होते हैं, वाई में क्वाड्रेटिक हो तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। अब यहाँ पे जो एरिया की बात हो रही है वो देखो, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो बाउंडेड एरिया, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया की बात हो रही है ये, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, कर्व कर दो, इंटीग्रेट कर दो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, है ना। तो ये वाला बिंदु तो पता है, यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 है आपका, है ना, ये तो x इक्वल टू 0 है। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालने की जरूरत होगी। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमको कर्व सोल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये समझना है अपने को, पहले तो हमें डायग्राम बना लेने हैं, कर्व ट्रेस कर लेने हैं। कर्व ट्रेस करने के बाद ये समझ में आ जाएगा एरिया कौन से वाला निकलेगा। तो जब एरिया कौन से वाला निकलेगा ये समझ में आ गया, तो उस एरिया को निकालने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होंगे आपको, है ना। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए कर्व को सोल्व करना पड़ेगा। हमारे पास एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर बाय 4b इक्वल टू वाई, 4b को नीचे ले गया, एक्स स्क्वायर बाय 4b इक्वल टू वाई। और y की जो वैल्यू है इसको यहां फिट कर दिया मैंने, y की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाय 4b, इसको y की जगह पे फिट कर रहा हूं। तो y का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर हो गया x की पावर 4 अपॉन 16 b स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू 4ax। इसको यहां पे लेकर के जाऊंगा तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 64 ए बी स्क्वायर एक्स। इसको लेफ्ट में लेकर के जाऊंगा मैं तो x कॉमन आकर के एक्स क्यूब माइनस 64 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए हैं x इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया है 64 ए बी स्क्वायर और इसकी पावर 1/3। ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हो गया x इक्वल टू 64 ए बी स्क्वायर और इसकी पावर हो गई हमारी 1/3, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जी वो हो गया x इक्वल टू 0 से लेकर के 64 ए बी स्क्वायर की पावर 1/3, 0 से लेकर के यहां तक। ऊपर वाला ग्राफ देखो। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बातें हैं कई। जो ऊपर वाला पोर्शन है ना पैराबोला का, ये ऊपर वाला पोर्शन, इस ऊपर वाले पोर्शन की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4ax, मतलब 2√ax, ठीक है ना। जो पैराबोला जो ये वाला हॉरिजॉन्टल होता है, फंक्शन तो होता नहीं है। तो दो ब्रांच है इसकी, ऊपर वाले ब्रांच की इक्वेशन y इक्वल टू 2√ax है और ये जो नीचे वाली जो ब्रांच बच गई ना, नीचे वाली ब्रांच का कभी इस्तेमाल लेना पड़े तो इसको आप बोल सकते हैं y इक्वल टू -2√x। क्यों? क्योंकि y नेगेटिव है इस ब्रांच का, y पॉजिटिव है इस ब्रांच का, ठीक है। तो जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x करते हैं हमारे पास, तो y निकालते हैं तो प्लस माइनस √4x आता। तो प्लस ऊपर वाली ब्रांच की इक्वेशन, माइनस वाली नीचे वाली ब्रांच की इक्वेशन है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है। तो अब ऊपर वाली कर्व ये हो गया आपका 2√ax माइनस नीचे वाला जो कर्व है, ये नीचे वाला है ना,
तो ये कर्व कितना है मेरा, y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, देखो y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर बाय 4b, तो एक्स स्क्वायर बाय 4b, तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो मेरा आंसर होने वाली है। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर अपन निकाल लेंगे तो यार वो कुछ देखते हैं क्या आएगी। तो देखो ये 2√a को तो मैंने तंग नहीं किया, ऐसा ही लिखा, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बड़ा इजी होता है, एक्स क्यूब बाय 3 होता है, इंटू 4 भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये मेरा आ गया इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन में जो लिमिट है 0 से लेकर के आपका 64ab² और इसकी पावर 1/3 है। ठीक है, देखो ये वाली जो लिमिट है इसको फिट करेंगे, -0 को फिट करेंगे, 0 को फिट करके तो 0 ही आंसर आएगा। तो जब ऊपर वाले जब लिमिट फिट कर रहे होंगे तो कितना इंटरेस्टिंग देखो यहाँ पे हो रहा है, इसको जैसे ही यहाँ फिट करोगे तो ये जो 3 है 3 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये जो 1/2 पावर है ये इसको काट देगी, है ना, और ये 1/2 और ये 1/2 मिलकर के a बन जाएगी, है ना, कितना इंटरेस्टिंग देखो हो रहा है। तो ये पता कितना हो रहा है, ये हो गया आपका पलटी मार के 4, देखो यहाँ पे आ गया 4, है ना, ए बी 4ab, है ना, और ये जो यहाँ पे आपने जब ये इसको यहाँ पे फिट किया था तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 64 का भी रूट चढ़ गया था तो 8 आ गया, है ना, 8 इंटू 8 यहाँ पे आ गया, और डिवाइड में ये 3 है ही ऐसे, है ना, और माइनस करते हैं, माइनस इसको जब यहाँ फिट करोगे तो 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया, तो 64ab² है, और b नीचे से कैंसिल हो गया तो 64ab रह गया, बस 64ab रह गया, और नीचे जो है 12 रह गया। तो अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि जी ये बात कुछ ऐसी हो गई, 3 से कैंसिल हो गया तो ये 16 हो गया, तो ये 32ab में से 16ab गया तो 16ab डिवाइड बाय 3 आंसर आ गया, 16ab डिवाइड बाय 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी जो है हो सकता है एक मोमेंट के लिए तो लगे, अरे पता नहीं कैसा आ गया 64ab² की पावर 1/3, मगर बहुत ही सुंदर कैलकुलेशन है, क्योंकि कर्व कितने सुंदर हैं, स्टैंडर्ड हैं, कैलकुलेशन को तो सुंदर होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यार एकदम क्लियर है, मैं फिर बता दूं आपको, ये स्टेप्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर अपने को करनी है तो इन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पहले कर्व ट्रेस करने होते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने होते हैं, हमें कर्व ट्रेस करके ये पता लगाना होता है किस एरिया की हम बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन पॉइंट की जो डिमांड है वो पूरी कर ली जाती है, और ये इंटीग्रेशन लिखते हुए सॉल्व कर लिया जाता है। ये एक एरिया का प्रॉब्लम होता है, हमें सारे प्रॉब्लम ऐसे ही करने हैं, सारे प्रॉब्लम ऐसे ही करने हैं, डायग्राम अलग अलग बनेंगे, सिचुएशन अलग अलग बनेगी, एरिया अलग अलग किस्म का पूछा जाएगा, कभी बोल देगा ये निकाल दो, कभी दूसरा कुछ इनक्लोज होगा वो पूछता रहेगा। कॉन्सेप्ट जो है पता है तो सब प्रॉब्लम अब सॉल्व किए जा सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक, डन हो गई बात, तो ठीक है, एक और छोटू प्रॉब्लम लिखा है मैंने, आप इसको सॉल्व करें। हाँ, इस छोटू प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मेरी एक आदत है, मैं बता देता हूँ, कुछ एरियाज में याद रखता हूँ। अब की बार भी मैं कुछ एरियाज जो याद रखता हूँ, और अब की बार जितने पेपर हुए हैं जेई मेंस के, तो जो मैंने एरिया याद किए थे, कुछ सवाल सीधे सीधे वैल्यू फिट होके हो रहे थे, तो मैं स्टैंडर्ड कर्व जो एरिया इनक्लोज करते हैं उनको याद करता हूं, क्योंकि फाइनल पेपर में स्टैंडर्ड कर्व आने की संभावना ज्यादा होती है। मान लो किसी ने बोल दिया कि y² इक्वल टू 16x और x² इज इक्वल टू 12y, कितना एरिया इनक्लोज करते हैं, तो खट से मैं a और b की वैल्यू फिट करके नहीं कर दूंगा इसके अंदर, तो इसलिए इस वाले जो रिजल्ट है इसको याद रख लेंगे अपन, ठीक है ना, तो ये वाला जो रिजल्ट है ये अपन याद भी कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोलास, एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोलास, है ना, x² इक्वल टू क्या था 4by एंड y² इक्वल टू था 4ax, है ना, दिस इज 16ab/3 आया था, और ए बी पॉजिटिव मैंने लिए थे, अगर पॉजिटिव नहीं भी होते
नेगेटिव भी होते तो भी क्वांटिटी यही आती, इसका मॉडुलस ले लेते तो आंसर आ जाता। मोड ले लेते 16 AB/3 का, ठीक है, तो मोड ले लेते तो आंसर आ जाता। ठीक है, ये एक बात पता होनी चाहिए भाई। और मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, उनको आप लोगों को करा चुका हूं कि एरिया ऑफ सर्कल x² + y² = r² कितना है, πr², और एरिया ऑफ एलिप्स x² by a² + y² by b² = 1 is πab। ये तो मतलब एकदम रटे ही हो जाने चाहिए तीनों फॉर्मूले, है ना, एज ऑफ नाउ। बाकी कुछ और रिजल्ट्स हैं वो भी याद करवाऊंगा, तो वो जब याद करवाऊंगा तब उनको भी याद कर लेना, ठीक है ना। ये जो है बाय हार्ट जो है आपको याद करने हैं, ठीक है, क्लियर है जी। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनका प्रूफ करा चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। इसमें एक पैराबोला दिया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन यार यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना, पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो पैराबोला और जो ये स्ट्रेट लाइन है ये आपस में क्या एरिया बनाते हैं, इस पे चर्चा करनी है। चलो इस प्रॉब्लम को मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। y = x² पैराबोला तो पता है ना कैसा होता है, तो x² + 1 x² से थोड़ा ऊपर उचका दोगे तो बन जाएगा। ऐसा होता है y = x², इसमें 1 जोड़ोगे तो वैसा कुछ नजर आएगा। ये हो गया आपका y² = x + 1। थोड़ा और अच्छा बनाते हैं डायग्राम, ये बना दिया हमने। ये हो गया मेरा पैराबोला y = x² + 1, ऑल राइट। और स्ट्रेट लाइन है x + y = 3, तो x + y = 3 कैसी, अच्छा ये वाला पॉइंट कैसा है भाई, ये वाला पॉइंट है 0,1, ओके। और ये लाइन जा रही है 0,3 से, तो इसका मतलब ये लाइन कहीं ऊपर है, यहाँ पे 0,3 से जा रही है। तो लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसी कुछ ड्रॉ होने की संभावना यहाँ पे है, ये यूं करते हुए और ये यूं करते हुए स्ट्रेट लाइन मेरी है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, नेगेटिव स्लोप है, हाँ नेगेटिव स्लोप है इसका। ये ऐसे नहीं, ये ऐसे कुछ करके जाएगी, ये यूं करके जाएगी चाइना की तरफ, तो है ना, नेगेटिव स्लोप है इसका, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात। अच्छा थोड़ा सा ये भी अपन ऊपर की तरफ बना लें तो ठीक लगेगा अपने को। ये कर्व जो है ये पैराबोला ऐसे ऊपर तो जाएगा ये भी, ठीक है। तो एरिया एनक्लोज्ड पूछा है, तो इसका मतलब ये वाले एरिया की बात की गई है, ये वाले एरिया की बात की गई है सर, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये निकालने के लिए मेरे को ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सोल्व करना होगा, किसको सोल्व करना होगा, मेरे पैराबोला को और स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन जो है उसकी इक्वेशन y = 3 - x है। सोल्व क्यों करना है, हमें सोल्व करना है टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। दो कर्व में जब हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालते हैं तो हमें उन दोनों कर्व को सोल्व करना पड़ता है। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो y की वैल्यू जो 3 - x है उसको यहां पे डाल देंगे, तो 3 - x = x² + 1। अच्छा सोल्व करते हुए भी इंटरेस्टिंग बात क्या है, y को एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट नहीं करना। y को एलिमिनेट कर दोगे तो x आ जाएगा और मुझको x वाले पॉइंट ही तो चाहिए, x कोऑर्डिनेट्स ही तो चाहिए इनके, ठीक है। तो यहां से x² + x - 2 = 0 की स्थिति बनी। फैक्टर्स इसके बहुत ही इजीली बना सकते हो आप। एक x - 2 आ गया वैल्यू और एक x की वैल्यू 1 आ गई है, आनी भी चाहिए थी। आपको देखो पता भी चल रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा दूर नजर आ रहा था ना डायग्राम में,
तो देखो ये -2 आया इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 आया है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट आया है हमारा 1। सो रिक्वायर्ड एरिया इजीली निकाला जा सकता है यहां से। रिक्वायर्ड एरिया जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 से लेकर के 1, -2 से लेकर के 1, -2 से लेकर के 1। ऊपर वाला फंक्शन है बेसिकली 3 - x। ऊपर वाला फंक्शन है 3 - x, नीचे वाला फंक्शन है x² + 1। ठीक है, इसको अगर हम फाइंड आउट कर लें तो आंसर आ जाएगा। चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। -3 से 1, 3 - 1 2 हो गया, 2 - x और -x² है ना, -x तो ये हो गया 2x - x²/2 -x³/3। -3 से 1, -2 से 1 है, -2 से 1 है, -2 से 1। ठीक है, यहाँ पे -2 से 1 था, बाय मिस्टेक या -3 लिख दिया था मैंने। सो दिस इज -2 से 1। 1 अगर अपन फिट कर देंगे तो 2 - 1/2 -1/3, माइनस टाइम्स जब -2 पुट करेंगे तो -4, यहाँ पे हो गया -2 +8/3। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू निकाली तो अपन कितना, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी देखो, 2 - 1/2 ये हो गया 3/2, 3/2 -3 और -8/3, -9/3 -3 हो गया। तो यहाँ पे 3/2 और -3, तो -3 है ना, और ये हो गया 6 है ना, +6, तो +6 -3, तो 3 + 3/2 9/2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 9/2। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कर ली मैंने, 9/2 इसका आंसर आ गया, करेक्ट है भाई। एक अच्छा डायग्राम बनाओगे और एक अच्छा इंटीग्रेशन लिख दोगे तो खेल खत्म। ठीक है, आई होप आपको एरिया की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एरिया बाउंडेड समझ आ रहा होगा कि कौन सा एरिया बाउंड यहाँ पे करेगा, लिमिट्स कैसे निकालने हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन निकालने के साथ साथ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का भी एक रोल रहता है ना। तो डायग्राम बनाने का एक रोल है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का एक रोल है, फिर इसको इंटीग्रेट करने का एक रोल है। ठीक है, और ये तीनों बातें पकड़ में आ गई तो भाई सीधा सीधा काम करना है आपको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया के जो सवाल हैं ऐसे सवाल नहीं आते कि देखा और देखते ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखो थोड़ी कैलकुलेशन मांगता है ये, थोड़ी कैलकुलेशन मैनेज कर ली 2 मिनट में 2.5 मिनट में सवाल हो जाता है सॉल्व। ठीक है, और अगर अपन जेई वगैरह के क्वेश्चन सोल्व करने की आदत ऑब्वियसली डालेंगे तो बोर्ड वाले क्वेश्चन तो आपको एकदम मरे हुए क्वेश्चन लगेंगे कि मतलब बहुत ही जल्दी हो जाएंगे सॉल्व। डन, तो आज के लिए इतना ही करेंगे अपन। ठीक है, आज अपन ने एरिया का बेसिक्स सीख लिया है, क्वेश्चन सॉल्विंग चालू कर दी है। अगली बार कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा और ढेरों सवाल करने हैं। अभी सवाल अलग अलग एंगल के सवाल बच गए। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स याद कर लेंगे ताकि हम डायरेक्टली उनको अगर अप्लाई कर दें तो क्वेश्चन सॉल्विंग हमारी फास्ट हो जाए। ठीक, आज इतना ही।